नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नारायण एकेडमी यूट्यूब चैनल में मैं आनंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, मध्य प्रदेश के जीके के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम में एक रामबाण का काम करता है। मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों में ये रामबाण का काम करता है और जिसमें हमने मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां जानी, उसके पर्वत पठार मैदानों के बारे में, उसकी नदियों के बारे में गहन अध्ययन किया है। ठीक है, उसके पहले हमने मध्य प्रदेश का जो गठन कैसे हुआ, मध्य प्रदेश का विभाजन, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश में जिलों का गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिला पुनर्गठन आयोग, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हमने देखे हैं। इसके बाद जो है रिस्पॉन्स थोड़ा सा आपका जो है सहयोग चाहिए मुझे, जिसमें आप क्या है कि पिछली वीडियो को देखिए और उसमें कमेंट डालिए कि सर ये दिक्कत हमें आ रही है। ठीक है, तो हम उसके बारे में भी कुछ ना कुछ आपको उपाय बताएंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो नदियों के बाद हमने मध्य प्रदेश की मिट्टियां, सोइल, स्टडी ऑफ सोइल, जो मैंने बोला था आपको, पेडोलॉजी के नाम से जानते हैं। पेडोलॉजी क्लियर है। यहाँ मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। नारायण सर ये जो मध्य प्रदेश है इसमें जिले वाइज अध्ययन बता रहे हैं, तो मध्य प्रदेश से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार की जो सीरीज है टारगेट बेस में हम क्लियर करवा रहे हैं। क्लियर है। आज हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे और जलवायु से भी एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनता है। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की जलवायु, जलवायु मतलब पानी और हवा का कॉम्बिनेशन, जलवायु। तो मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश की जलवायु भी भारत की जलवायु के समरूप है, अर्थात उसके ही समान है। मध्य प्रदेश की जलवायु जो है, मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की। क्लियर है। उष्णकटिबंध मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है? जलवायु उष्णकटिबंधीय। कैसी? उष्णकटिबंध, कटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु है मध्य प्रदेश की जलवायु। क्लियर है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय। ये भारत की जलवायु के समान ही मध्य प्रदेश की जलवायु है। तो कैसे है, आप एक मिनट इस मैप के द्वारा इस ग्लोब के द्वारा समझिएगा। ठीक है, तो ये ग्लोब है और ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा एक ही बात है। 0 डिग्री से अगर इसके बाद देखा जाए तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो हिस्सों में बांटा गया है, उत्तरी और दक्षिणी। ये वाला जो हिस्सा है उसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। क्लियर है। आगे बात करते हैं, तो यहां से अगर देखा जाए और यहां तक, तो इसे बोला गया है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर अर्थात अगर देखा जाए तो अक्षांश रेखाओं की संख्या तो 180 है और देशांतर रेखाओं की जो संख्या है पृथ्वी पर वो 360 है। ये काल्पनिक रेखा है, ये वास्तविक नहीं है, ये मान ली गई है। अगर बात करते हैं हम पृथ्वी पर, तो 0 से 10, 20, 30, 40 और ऐसे ऐसे करके यहाँ तक 90 तक, और यहीं ऐसा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। क्लियर है। 90, ये 90, ये 90 और ये 90, टोटल हो गया 360, 360 डिग्री। क्लियर है बच्चों। बात करते हैं हम इसमें, तो हम बात कर रहे हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी की। तो 23.5 डिग्री, 0 से 10, 20 और यहाँ अपन मान लेते हैं कितनी है? 23.5। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों बोला है? क्योंकि अक्षांश रेखा से हम उत्तर की ओर जा रहे हैं, इसीलिए इसे नाम दिया गया उत्तरी अक्षांश। वहीं 10, 20, 30 इसके बीच में यहाँ 23.5 मान लीजिए हम, तो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी, दक्षिण की ओर जा रहे हैं अक्षांश रेखा से, तो दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा कहलाती है, मकर रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाती है, कर्क रेखा। क्लियर है। 23.5 उत्तरी कर्क और 23.5 डिग्री मकर रेखा कहलाती है। कर्क और मकर रेखा के मध्य वाला क्षेत्र ही हमारा क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्लियर है।
कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य वाला भाग ही पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्या कहलाता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र। पृथ्वी पर अगर बात की जाए, ये मान लीजिए हमारा सूर्य है और सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर 365 दिन ही लंबवत रहती है। इसीलिए 365 दिन मतलब पूरे एक साल, एक वर्ष, पूरा वर्ष भर ही जो सूर्य की किरणें हैं वो इस पर लंबवत रहती है। इसी कारण ये दिन है कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पर जो है दिन रात की अवधि कैसी होती है, बराबर, मतलब 12-12 घंटे के लगभग उसकी अवधि मानी जाती है। क्लियर है, ये आपको समझ में आया। आगे हम इसी में बात करते हैं तो 23.5 के मध्य वाला क्षेत्र कहलाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। कैसे? क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें पृथ्वी पर वर्ष भर विषुवत रेखा पर वर्ष भर लंबवत रहती है, जिस कारण विषुवतीय जो रेखीय क्षेत्र प्रदेश है इसका सागरीय जल गर्म हो जाता है और ये गर्म जल बाष्पित बनकर ऊपर बादलों में पहुंच जाता है, बादल बन जाते हैं और संघनन की प्रक्रिया के बाद जब ये बादल बनकर वापस इसी क्षेत्र में वर्षा करवा देते हैं तो वर्ष भर वर्षा भी किस क्षेत्र में होती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वाले एरिया में। और वर्ष भर ही सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है, तभी तो हम बोलते हैं कि काले लोग होते हैं। तो काले लोग जो हैं, इन दोनों के बीच वाला जो हिस्सा है ना, इनमें सबसे ज्यादा काले लोग पाए जाते हैं। जैसे अफ्रीकन जो लोग हैं, ठीक है, हमारे भी भारत में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जैसे ही कर्क रेखा से नीचे की ओर जाएंगे, धीरे धीरे जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा, डार्क होता जाएगा। और कहाँ तक, मकर रेखा तक। तो धीरे धीरे हमारे इधर देखना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो थोड़े क्या जो जैसे उत्तरी जो भारत का जो एरिया है, जैसे उत्तरी भारत का एरिया है उससे दक्षिण के जो एरिया है उसमें लगभग थोड़ा बहुत फर्क आता है कि वहाँ पर थोड़े काले लोग पाए जाते हैं, यहाँ पर गोरे लोग पाए जाते हैं। क्लियर है? तो जाहिर सी जैसे ही, तो इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ठंडों में व्यक्तियों का जो कलर है वो काले से थोड़ा थोड़ा गोरा हो जाता है। और इनका जो कलर है, क्यों इनमें जो है, इसमें यहाँ पर ठंड पड़ रही है अभी, तो थोड़ा थोड़ा कलर क्या गर्मियों में तो काला हो जाता है और सर्दियों में गोरा हो जाता है। वो यही कारण है, एनामेल की उपस्थिति के कारण। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं, हमारा जो भारत है वो यहाँ पर है। हमारा जो भारत है, ये वाला जो हिस्सा है, मैं आपको बता ही देता हूँ, जो हमारा भारत है वो कहाँ पर है, ये वाला हिस्सा। क्लियर है? कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। तो हमारा भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर है और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक, तो इनके मध्य में क्या है, भारत बसा हुआ है। क्लियर है? तो हमारी जो कर्क रेखा है जो बीचों बीच से गुजरती है, इसीलिए तो दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो थोड़े थोड़े क्या होते हैं, काले होते हैं। और अफ्रीकन लोग क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा और कर्क रेखा और भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, इसीलिए वहाँ के लोग क्या है, ज़्यादा काले होते हैं। क्लियर है? ये हो गया। अब हम जो बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी, और मध्य प्रदेश बीचों बीच अवस्थित होने के कारण कर्क रेखा भारत और मध्य प्रदेश दोनों के बीच में से होती है। इसकी जो अधिकांश वर्षाएं होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, ये होती है बंगाल की खाड़ी। क्लियर है? ये जो हिस्सा है इसे बंगाल की खाड़ी, जो हिंद महासागर दक्षिण में है, इसके ऊपर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर। क्लियर है? ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से, अर्थात दक्षिण पूर्वी मानसून से जो वर्षा भारत में होती है, वही उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रदेश वाला जो एरिया है, उसे भारत की जो जलवायु है वो भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी, और मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो भी कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु आई है आपको समझ में कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। तो उष्णकटिबंधीय क्यों? क्योंकि कर्क और मकर रेखा के जो बीच वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंध क्षेत्र, इसे क्या नाम दिया गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। कर्क और मकर रेखा के बीच ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला जो पूरा हिस्सा है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? ये आया समझ में? अब हम मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, अर्थात जलवायु की सबसे पहले हम अर्थ समझें, उसकी परिभाषा समझें। तो लंबे समय के लिए एक किसी विशेष क्षेत्र में जो मौसम की उपस्थिति बनती है, जो मौसम की स्थिति बनती है, उसे हम क्या नाम दिया गया है, जलवायु। एक लंबे समय के लिए किसी क्षेत्र विशेष में
क्या एक स्थिति बनती है, मौसम की जो स्थिति बनती है उसे हम जलवायु कहते हैं। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 4 प्रकार की, मध्य प्रदेश की जो जलवायु क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में 4 प्रकार की जलवायु क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं हम, यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, हम इसमें बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो कैसे, तो आप देख लीजिए इधर, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है कैसी 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं हम मालवा के पठार की जलवायु। ये मालवा है, तो मालवा के पठार, मालवा के पठार की जलवायु, मालवा के पठार की जलवायु। दूसरा जो एरिया है ये वाला, इसे बोलते हैं उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, उत्तर के मैदान की जलवायु, उत्तर के मैदान की जलवायु। ठीक है, तीसरा जो ये एरिया आता है अपना, तीसरा जो एरिया आता है ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु। और चौथा होता है कौन सी, नर्मदा सोन घाटी की जलवायु। क्लियर है। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है हमने उसे 4 भागों में विभक्त किया है। उत्तर के मैदान की जलवायु, मालवा के पठार की जलवायु, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु और नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की जलवायु। क्लियर है। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है उसे हमने 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं मालवा के पठार की। तो मालवा के पठार की जो जलवायु है वह है समशीतोष्ण। कैसी है, समशीतोष्ण। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु। कैसी है, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु, अर्थात सब कुछ यहाँ पर समान है। न ज़्यादा वर्षा होती है, न ज़्यादा गर्मी गिरती है और न ही ज़्यादा सर्द गिरती है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा बरसात। तो साधारण ठंड व साधारणी क्या होती है, वर्षा होती है और साधारणी गर्मी पड़ती है, साधारणी गर्मी। न ज़्यादा गर्मी है, न ज़्यादा ठंड है, न ज़्यादा बरसात है। इसीलिए जो चीनी यात्री फाहियान आया था उसने मध्य प्रदेश के जो मालवा के पठार का भ्रमण किया और उसने पाया कि मालवा के पठार की जो जलवायु है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु। क्लियर है। जो मालवा के पठार की जो जलवायु है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु है। क्लियर है बच्चों। तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु मालवा के पठार की जलवायु को कहा था किसने, चीनी यात्री फाहियान ने, चीनी यात्री फाहियान ने। तो समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है मध्य प्रदेश की। साधारण ठंड गिरती है, साधारणी वर्षा होती है, साधारणी गर्मी गिरती है। क्लियर है। दूसरा जो है क्वेश्चन आता है उत्तर के मैदान की जलवायु। तो उत्तर के मैदान ये समुद्र सतह से दूर होने के कारण अधिक गर्मी व अधिक ठंड, अधिक ही क्या गिरती है यहाँ पर, ठंड गिरती है। अधिक ही गर्मी गिरती है और अधिक ही ठंड गिरती है किसमें, उत्तर भारत के मैदान की जलवायु में। क्लियर है। तीसरा आता है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु। तो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु सेम मालवा के पठार की जलवायु का समरूप है। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ना ज़्यादा वर्षा, ना ज़्यादा ठंड और ना ज़्यादा गर्मी। क्लियर। ना ज़्यादा ठंड गिरती है, ना ज़्यादा गर्मी गिरती है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु में। क्लियर है। चौथा आता है नर्मदा सोन घाटी जो क्षेत्र की जो जलवायु है वो कर्क रेखा के समांतर होने के कारण नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की जो जलवायु है वो कैसी है, तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र की जो जलवायु है वहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, अधिक गर्मी, ठीक है, अधिक गर्मी व साधारण ठंड। क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। इनके अलावा कभी भी जलवायु से जो है क्वेश्चन नहीं आता है। आपका क्वेश्चन आएगा मध्य प्रदेश में मालवा के पठार की जो जलवायु है वो कैसी है, तो समशीतोष्ण प्रकार की, अर्थकार सब कुछ समान है, साधारण गर्मी साधारण ठंड होती है। उत्तर भारत के मैदान की जलवायु, आपको ये पता तो होगा उत्तर भारत के मैदान में कौन कौन से जिले आते हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर का उत्तरी हिस्सा,
तो ये जो हिस्से हैं श्योपुर वगैरह, नीमच का भी कुछ हिस्सा आता है इसमें, तो ये जो जिले हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अपने उत्तर भारत के मैदान में। तो गर्मी, अधिक गर्मी और अधिक ही ठंड गिरती है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड गिरती है विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि मालवा के पठार के समरूप है। ये कर्क रेखा के समान होने के कारण नर्मदा सोनघाटी प्रदेश की जो जलवायु है वो अधिक गर्मी और साधारण ठंड गिरती है। तो ये तो जलवायु से क्वेश्चन हो गया मोटा मोटा। पे मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ऋतुओं से। मेन जो क्वेश्चन आते हैं मध्य प्रदेश में वो कहाँ से आते हैं? तो ऋतुओं से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो ऋतुओं से क्वेश्चन बनेंगे वो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो मध्य प्रदेश की बात की जाए तो जलवायु को तो 4 भागों में बांटा गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश की जो ऋतुएं हैं, मध्य प्रदेश की ऋतुएं, मध्य प्रदेश की में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है? कितने प्रकार की ऋतुएं हैं? तो मध्य प्रदेश में 3 भागों में बांटा गया। मध्य प्रदेश की ऋतुओं को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? मध्य प्रदेश की जो ऋतुएं हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। वर्षा ऋतु, ठीक है, और शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। किसकी? ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु। तो 3 भागों में मध्य प्रदेश की ऋतुओं को बांटा गया है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है अपना, जो आता है ग्रीष्म ऋतु से, तो ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करें तो ग्रीष्म ऋतु को ऊनाला या यूनाला, ठीक है, एक ही बात है, यूनाला कहा जाता है या उनाला के नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु को उनाला के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि ग्रीष्म ऋतु को हिंदी या मानक हिंदी में किस नाम से पुकारा गया है? तो ग्रीष्म ऋतु को उनाला के नाम से जाना जाता है। उनाला, अगर इसकी ग्रीष्म ऋतु की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु का समय 15 जून से अपना लगभग 15 सितंबर तक चलता है। 15 जून से 15 सितंबर के जो मध्य वाला जो भाग होता है, सॉरी, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं हम, तो गलत लिख दिया मैंने। तो ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं तो 15 मार्च, ठीक है, 15 मार्च से ये चलता है 15 जून तक, ठीक है, 15 मार्च से 15 जून तक चलता है। कौन सा? ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु का जो औसत ताप रहता है, ग्रीष्म ऋतु का जो औसत तापमान रहता है वो औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु का लगभग 42 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। क्लियर है? जो ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान रहता है वो 42 डिग्री सेल्सियस या 42 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर है? आगे हम बात कर रहे हैं तो ग्रीष्म ऋतु के बारे में। तो ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक गर्म महीना, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, सर्वाधिक गर्म महीना। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गर्म महीना कौन सा है? मई का महीना। कौन सा है? मई के महीने को सर्वाधिक गर्म महीना घोषित किया गया है। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर, देखना क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, सर्वाधिक दैनिक तापांतर, दैनिक तापांतर मतलब दैनिक हर दिन ताप में धीरे धीरे बढ़ोतरी होना, धीरे धीरे उसमें अंतर आना। ये किस महीने में होता है? तो ये मार्च के महीने में होता है। क्लियर है? ये मार्च के महीने में होता है। तो सर्वाधिक गर्म महीना तो मई का है। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर की अगर बात आती है हमारी, तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर मार्च के महीने में होता है। क्लियर है? आगे हम इसमें अगर बात करते हैं तो द्वितीय ग्रीष्म ऋतु, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार व्यापम में आया है कि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से किन महीनों को जाना जाता है? तो द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से सितंबर, जो हिंदी कैलेंडर होता है उसमें हम क्वार का महीना बोलते हैं, जिसमें खरीफ की फसलें मतलब सोयाबीन वगैरह जो कटाई होती है उसे क्वार के महीना बोला जाता है। तो द्वितीय ग्रीष्म ऋतु सितंबर अक्टूबर। क्लियर है? द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से सितंबर अक्टूबर को जाना जाता है। द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से सितंबर अक्टूबर को जाना जाता है। सर्वाधिक गर्म महीना मई का, सर्वाधिक दैनिक तापांतर मार्च के महीने में दर्ज किया गया है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान है गंजबासौदा। गंजबासौदा जो कहां पर है? विदिशा में।
कहाँ पर है ये? विदिशा में है। यहाँ पर 48 डिग्री 7 जो है डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। जो अधिकतम तापमान जो दर्ज किया गया है 48 डिग्री 7 गंज बासोदा में हाईएस्ट जो मध्य प्रदेश का तापमान है वो दर्ज किया गया है तो गंज बासोदा विदिशा में। लेकिन हम देखा जाए तो विगत कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश के बड़वानी और खजुराहो में सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है, सर्वाधिक तापमान दर्ज देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं ग्रीष्म ऋतु से, तो इसको उनाला या यूनाला भी बोला जाता है, यूनाला, ठीक है, उनाला या यूनाला के नाम से भी जाना जाता है। औसत ताप की बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस इसका औसत ताप है। और सर्वाधिक अगर देखा जाए इसमें तो सर्वाधिक जो तापमान है वो किस महीने में रहता है? गर्म महीना मई का। और सर्वाधिक दैनिक तापांतर मार्च के महीने में रहता है। द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से सितंबर अक्टूबर को जाना जाता है। और मध्य प्रदेश का सर्वाधिक गर्म स्थान गंज बासोदा विदिशा कहलाता है। क्लियर है? ये किसके बारे में हो गया? अपना ग्रीष्म ऋतु के बारे में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ऋतुओं में। दूसरी जो ऋतु है वो है अपनी शीत ऋतु। दूसरी जो ऋतु है वो हमारी कौन सी है? शीत ऋतु। मध्य प्रदेश में 3 प्रकार की ऋतुएं बताई ना मैंने आपको। तो दूसरी जो ऋतु है उसे हम बोला गया है शीत ऋतु। शीत ऋतु। शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु को सियाला, ये क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आते हैं, सियाला। क्लियर है? शीत ऋतु को सियाला के नाम से जाना जाता है। और शीत ऋतु का जो वास्तविक जो टाइम स्टार्ट होता है वैसे तो 15 नवंबर से हो जाता है, 15 नवंबर से 15 मार्च तक, 15 नवंबर से 15 मार्च। लेकिन वास्तविक वैसे होता है कब से? 15 दिसंबर के आसपास से स्टार्ट होता है। तो ये किताबी सब भाषाएं हैं कि किताब में कितना दिया हुआ है वो इतना दिया हुआ है वो, लेकिन 15 नवंबर के बाद से धीरे धीरे सर्दी स्टार्ट हो जाती है। लगभग दिसंबर के नवंबर एंड तक अच्छे से सर्दी स्टार्ट हो जाती है और दिसंबर जनवरी में भयंकर सर्दी गिरती है। तो शीत ऋतु को सियाला या सियाला कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कि शीत ऋतु को किस नाम से जाना जाता है? तो शीत ऋतु को सियाला के नाम से जाना जाता है। शीत ऋतु का जो औसत ताप रहता है, औसत ताप की बात करते हैं हम तो शीत ऋतु का औसत ताप जो रहता है वो 14 डिग्री सेल्सियस। ये मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं। ये किसकी बात कर रहा हूं? मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। जो मध्य प्रदेश में जो शीत ऋतु का जो औसत ताप रहता है वो कितना रहता है? 14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, औसत ताप जो रहता है वो 14 डिग्री सेल्सियस रहता है शीत ऋतु का औसत ताप। और शीत ऋतु को सियाला के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सर्दी गिरती है, सबसे ज्यादा सर्दी जो गिरती है मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा जो सर्दी है वो किस महीने में? तो दिसंबर व जनवरी। क्लियर है? दिसंबर व जनवरी के महीने में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सर्दी गिरती है। क्लियर है? सबसे ज्यादा जो सर्दी है दिसंबर और जनवरी के महीने में गिरती है। क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान, मध्य प्रदेश का जो सबसे ठंडा स्थान है वो है शिवपुरी। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है। और शिवपुरी को मध्य प्रदेश का शिमला कहा जाता है। मध्य प्रदेश का शिमला। क्लियर है? मध्य प्रदेश के शिमला के नाम से जाना जाता है शिवपुरी को। और जो शिवपुरी है वो अर्थात जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। भयंकर बर्फबारी होती है, बहुत जोर से सर्दी गिरती है शिमला में। तो इसीलिए शिवपुरी को मध्य प्रदेश का शिमला कहा जाता है। लगभग इसका 9 से 10 डिग्री जो है औसत ताप रहता है। औसत ताप लगभग रहता है इसका 9 से 10, 5-5 डिग्री तक भी चला जाता है यहाँ से तापमान। तो जबकि ठंड में जो औसत ताप रहता है, वर्तमान में जो ठंड चल रही है अपने, तो क्या रहता है इसमें? 14 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? सबसे ज्यादा जो सर्दी गिरती है वो दिसंबर और जनवरी के महीने में होती है। एक क्वेश्चन और आता है कि जो सर्दी अर्थात ठंड में अभी 2-4 दिन पहले भी पानी गिरा था, तो ठंड के दिनों में या जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है?
तो ठंड, और डायरेक्ट ऑप्शन आता है जाड़े, ठीक है, ठंड या जाड़े के दिनों में, जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि मावट किसे कहा जाता है। जो ठंड के दिनों में जो होने वाली जो वर्षा है उसे मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट कहा जाता है। ठंडों के दिनों में होने वाली जो वर्षा है, जो दिसंबर जनवरी के माह में जो ठंडों में वर्षा होती है उसे मावट कहा जाता है। और ये मावट किस मानसून से होती है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दक्षिण पूर्वी मानसून से तो वर्षा होती है, लेकिन जो लौटता हुआ मानसून है, उत्तर पूर्वी मानसून है, जो लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है उसे हम बोलते हैं मावट। ठीक है, कौन सा? उत्तर पूर्वी। कौन सा मानसून हो गया ये? उत्तर पूर्वी मानसून से होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। और तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल के तटों पर जो दिसंबर जनवरी के माह में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? तो वो भी उत्तर पूर्वी मानसून से ही होती है। क्लियर है? जाड़े के दिनों में जो तमिलनाडु के कोरोमंडल तटों पे वर्षा होती है वो किस मानसून के कारण होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया? अपना शीत ऋतु। तो शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है। 14 डिग्री सेल्सियस इसका औसत ताप है। ज्यादा सर्दी गिरती है नहीं, सॉरी, जो सर्दी है जो दिसंबर और जनवरी के महीने में गिरती है। ये किसके बारे में हो गया? ये किसके बारे में हो गया? ये ऋतुओं में जो दूसरी हमने पढ़ी शीत ऋतु। तीसरी जो है इंपॉर्टेंट वो है वर्षा ऋतु। तीसरी जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? वर्षा। ऋतुओं में से एक क्वेश्चन 100% बनने के चांसेस बनते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है मावट। जो जाड़े के दिनों में अर्थात शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो वो कौन से है? वो मावट के नाम से। तीसरा है जो अपना वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है। चौमासा। क्लियर है? ये सब मानक हिंदी के शब्द है, जो प्योर हिंदी है वो यही है, चौमासा। ये वर्षा ऋतु सभी अंग्रेजों के जो शब्द आ गए। ठीक है, ठीक है। जो चौमासा जो है, वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से जाना जाता है। और वर्षा ऋतु जो है लगभग 15 जून से ये चलती है 15 सितंबर तक। 15 सितंबर तक, 15 सितंबर तक, 15 जून से। वैसे तो 1 तारीख से जो मानसून है वो केरल के मालाबार तटों पर भारत में सबसे पहले क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे पहले मानसून किस जिले में अर्थात किस क्षेत्र में आता है? तो पश्चिमी तट अर्थात केरल के मालाबार तटों पे अरब सागर से उठने वाले मानसून से 1 से 5 जून के मध्य सबसे पहले वर्षा होती है। वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से जाना जाता है। वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से जाना जाता है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, किस महीने में होती है? तो जुलाई और अगस्त। ठीक है, जुलाई और अगस्त के महीने में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और क्वेश्चन आता है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान तो कौन सा है? पचमढ़ी। पचमढ़ी किस जिले में आता है? होशंगाबाद। पचमढ़ी होशंगाबाद। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार और भी बताया था जब मैं आपको मध्य प्रदेश के पठार अर्थात पर्वतों के बारे में अध्ययन करवा रहा था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान महादेव पर्वत पचमढ़ी है। क्लियर है? उसी क्या क्वेश्चन है ये, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी होशंगाबाद है। औसत वार्षिक वर्षा 199 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 199 सेंटीमीटर पचमढ़ी होशंगाबाद में होती है। और ये किस पर्वतमाला का भाग है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग है। सतपुड़ा पर्वतमाला में किस पर्वत का भाग है? ग्वालीगढ़ या महादेव का? तो ये महादेव पर्वतमाला का भाग है। क्लियर? न्यूनतम वर्षा की बात करें, सबसे कम न्यूनतम, तो न्यूनतम जो वर्षा होती है वो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, भारत की तो बात चल ही नहीं रही अपने। न्यूनतम वर्षा की बात कर रहे हैं तो न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा होना चाहिए जल्दी। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा होना चाहिए? तो वो है गोहद। गोहद। और ये किस जिले में आता है? भिंड में। गोहद भिंड में आता है। और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा
55 सेंटीमीटर होती है। औसत जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है? 55 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। वहीं मध्य प्रदेश में वार्षिक वर्षा, मध्य प्रदेश की औसत वर्षा, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 110 से 112 सेंटीमीटर के मध्य। क्लियर है? ये मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है कि मध्य प्रदेश में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 110 से 112 सेंटीमीटर के मध्य। न्यूनतम वर्षा गोहदबिंड में 55 सेंटीमीटर। सर्वाधिक वर्षा, इन तीनों में से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है एग्जाम में कि सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पचमढ़ी है, होशंगाबाद है, ठीक है, 199 सेंटीमीटर न्यूनतम भिंड है गोहद, और औसत वर्षा 110 से 112 सेंटीमीटर के मध्य में मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। क्लियर है? अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो मानसूनी जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक क्वेश्चन आता है सर्वाधिक जो वर्षा है किस मानसून के कारण होती है? किस मानसून के? तो सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से? तो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी किस मानसून से होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ठीक है, किस मानसून से होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। और न्यूनतम वर्षा की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में, ये सर्वाधिक हो गई है, लेकिन न्यूनतम जो वर्षा होती है मध्य प्रदेश में वो होती है अरब सागर, अरब सागर की शाखा, मतलब अरब सागर से उठने वाले तूफान अर्थात अरब सागर से उठने वाले मानसून से न्यूनतम वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून से होती है। क्लियर है? तो ये किसके बारे में हो गया? अपना वर्षा ऋतु के बारे में, अर्थात हमने जो है आज मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में अध्ययन किया है। आगे इसमें आता है कि मध्य जो वर्षा का जो मापक यंत्र होता है, वर्षा मापक यंत्र, वर्षा मापक यंत्र, तो कौन सा है? रेन गेज, रेन गेज। वर्षा को मापने की जो इकाई है, वर्षा मापने का जो यंत्र है उसे क्या नाम दिया गया? वर्षा मापने की जो इकाई है उसे दिया गया है नाम रेन गेज। और मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला, मध्य प्रदेश की ऋतु वेधशाला, मध्य प्रदेश की जो ऋतु वेधशाला है वो है इंदौर में। कहाँ पर है? इंदौर में है। वहीं भारत की ऋतु वेधशाला की बात करें तो भारत की जो ऋतु वेधशाला है वो है पुणे में। भारत की ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? पुणे में। तो भारत की ऋतु वेधशाला, ठीक है, भारत की ऋतु वेधशाला कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में, पुणे महाराष्ट्र में। लेकिन क्वेश्चन है आपका ये आ जाता है कि पुणे महाराष्ट्र से पहले भारत की ऋतु वेधशाला कहाँ पर थी? तो पुणे महाराष्ट्र से पहले भारत की जो ऋतु वेधशाला थी वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में थी। कहाँ पर थी? हिमाचल प्रदेश के शिमला में। लेकिन वर्तमान में भारत की ऋतु वेधशाला जिसमें मौसम संबंधित आंकड़े लगाए जाते हैं, मौसम संबंधित आंकड़ों का मतलब ये हो रहा है कि मौसम संबंधित आंकड़ों का मतलब कि मध्य प्रदेश में या भारत के किस क्षेत्र में कब वर्षा होगी। जैसे अपन नेट पे सर्च कर लेते हैं वेदर वगैरह कि किस क्षेत्र में इतने mm वर्षा होगी, इतने mm वर्षा होगी, तो वो जो आंकड़े आते हैं भारत में वो पुणे के द्वारा आते हैं। और मध्य प्रदेश में जो आते हैं वो आंकड़े वो इंदौर वेधशाला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में वर्षा के बारे में जो ऋतु हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, अर्थात किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। तो हम क्वेश्चन की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र के मुकाबले पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र की बात की जाए तो उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी में बात की जाए तो सब उत्तरी के मुकाबले दक्षिण में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, उत्तर में कम होती है। वहीं पूर्व और पश्चिम की बात आ जाए तो पूर्व में सर्वाधिक वर्षा और पश्चिम में कम अर्थात न्यूनतम वर्षा होती है। और सर्वाधिक तो आपको पता ही है पचमढ़ी होशंगाबाद जो दक्षिण में आता है। तो सर्वाधिक वर्षा पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो दक्षिण में। और क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के किस एरिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, तो पूर्वी हिस्से में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्लियर है? तो पूर्वी हिस्से में पश्चिमी हिस्से के मुकाबले सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछेगा कि मध्य प्रदेश के किस एरिया में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, पूर्वी या पश्चिमी। तो पूर्वी हिस्से में पश्चिमी हिस्से के मुकाबले सबसे ज्यादा वर्षा होती है।
तो दोस्तों हमने ये मध्य प्रदेश के जो जीके में मौसम जलवायु उसका अध्ययन किया है। मैंने आपको बताया है कि मध्य प्रदेश का जो जलवायु है उसने कटिबंधीय मानसूनी है, भारत की जलवायु के समरूप है। कैसी है? भारत के जलवायु के समरूप है मध्य प्रदेश की जलवायु। क्लियर है? ये मैंने बताया ऋतुएं 3 प्रकार की होती है, शीत ऋतु, सियाला, ग्रीष्म ऋतु, उनाला या ठीक है उनाला के नाम से जाना जाता है, और वर्षा ऋतु को चौमासा के नाम से जानते हैं। किस किस प्रकार वर्षा होती है, कहाँ पर होती है, एक बार इसको आप अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। अगर कोई डाउट बनता है तो हम ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन में भी मैं आपके डाउट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, कुछ समय बाद हो सकता है हम लाइव स्टार्ट हो जाएं तो लाइव में आपके कमेंट्स पढ़कर हम इनको अध्ययन हम इनका कर सकेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप मैप के जरिए समझिएगा कि मैप में आपको कौन सी जगह पर क्या क्या आना चाहिए। क्लियर है? तो ये मध्य प्रदेश की हमने जलवायु जो कंप्लीट हो गई है जलवायु, कहीं से भी एक क्वेश्चन इसमें रुकना नहीं है, इसके अंदर से जो मैंने बताया यहीं से आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।